जरा कल्पना कीजिए, समुद्र के गहरे अंधेरे में एक ऐसा टाइटन छिपा है जो लगभग गॉडजिला जितना विशाल है। उसके साथ चलती है हजारों स्कारैब प्राणियों की सेना और पूरी दुनिया को पता भी नहीं कि वो जाग चुका है। यही है मोनार्क सीजन 2 का पागलपन भरा एपिसोड 2, जिसमें WTF मोमेंट्स, बड़े बड़े ईस्टर एग्स और ढेर सारे रहस्य छिपे हुए हैं। तो चलिए पूरी कहानी को एक एक करके समझते हैं, क्योंकि इस एपिसोड में जितने जवाब मिले हैं उससे कहीं ज्यादा नए सवाल खड़े हो गए हैं। इस एपिसोड का नाम है रेजोनेंस, और ये नाम बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहां हम सीखते हैं कि स्कारैब प्राणी टाइटन एक्स से किस तरह संवाद करते हैं। उनके बीच एक अजीब लेकिन बेहद गहरा सिम्बायोटिक रिश्ता है, मतलब दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे सतह की दुनिया में गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स है और छोटे टाइटन्स को नियंत्रित कर सकता है। ठीक उसी तरह टाइटन एक्स के नीचे स्कारैब्स की पूरी सेना काम करती है। छोटे टाइटन्स बड़े टाइटन की सेवा करते हैं। एपिसोड के दौरान हमें यह भी दिखाया जाता है कि आखिर में टाइटन एक्स उसी छोटे स्कारैब को बचाने के लिए वापस आता है जो मोनार्क के जहाज पर फंस गया था। यानी यह रिश्ता सिर्फ आदेश का नहीं, बल्कि सुरक्षा और संरक्षण का भी है। इस एपिसोड का एक बड़ा हिस्सा फ्लैशबैक में जाता है, और सच कहें तो इससे एपिसोड 1 की बहुत सारी थ्योरीज लगभग कंफर्म हो जाती हैं। ये कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं है। एपिसोड 1 में ही जो सेटअप दिखाया गया था उससे काफी कुछ साफ था, जैसे गांव के आसपास का इलाका भूतिया क्यों लगता है और क्यों लोग टाइटन एक्स के लिए बलि चढ़ाने की कोशिश करते हैं। असल में उस गांव के लोग टाइटन एक्स के साथ सिम्बायोटिक रिश्ते में जी रहे हैं। वे उसे देवता की तरह पूजते हैं, उसे भेंट चढ़ाते हैं, और बदले में टाइटन एक्स भी उनकी रक्षा करता है। फ्लैशबैक में केइको एक दिलचस्प बात कहती है, गांव के आसपास का पानी असामान्य रूप से पोषक तत्वों से भरपूर था। अब ये ऐसा क्यों था? क्योंकि टाइटन एक्स की गतिविधियों ने उस पूरे इकोसिस्टम को समृद्ध बना दिया था। यही वजह है कि गांव वाले उसे विलेन नहीं मानते। मॉन्स्टर वर्स फिल्मों में भी हमने यही देखा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग गॉडजिला और कॉन्ग को अलग अलग तरीके से देखते हैं। कुछ लोग उन्हें भगवान मानते हैं, कुछ उन्हें विनाश का प्रतीक समझते हैं, और टाइटन एक्स के साथ भी यही स्थिति दिखाई गई है। अब ये एपिसोड सीधे वहीं से शुरू होता है जहां पिछला खत्म हुआ था। कॉन्ग गुस्से में टाइटन एक्स का पीछा कर रहा है और उसके चेहरे का भाव साफ कह रहा है, ये सब तुम्हारी गलती है, क्योंकि इंसानों ने एक ऐसे टाइटन को आजाद कर दिया था जिसे बंद ही रहना चाहिए था। जैसा एपिसोड 1 के अंत में लोगों ने अंदाजा लगाया था, कॉन्ग टाइटन एक्स को पानी तक पहुंचने से पहले नहीं पकड़ पाता। अब यहां एक दिलचस्प बात आती है। टाइमलाइन के हिसाब से कॉन्ग ने अभी तक स्कल आइलैंड नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये कहानी गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स से कुछ साल पहले की है। इसलिए शो को कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे कॉन्ग वहीं रहे, वरना फिल्म की टाइमलाइन टूट जाएगी। लेकिन एक छोटा सा लूप होल है, एक्सिस मुंडी। फिल्मों में एक्सिस मुंडी के बारे में ज्यादा नहीं दिखाया गया, जबकि फिल्में ज्यादातर हॉलो अर्थ पर फोकस करती हैं। इसका मतलब सीरीज कॉन्ग या गॉडजिला को एक्सिस मुंडी के अंदर कुछ भी करवाए, इससे फिल्मों की टाइमलाइन नहीं टूटेगी। जब केइको शॉ से पूछती है कि एक्सिस मुंडी में उसका अनुभव कैसा रहा, तो शॉ मजाक में कहता है कि यह किसी मिलिट्री वीकेंड पार्टी जैसा था। असल में वो वहां सिर्फ कुछ मिनटों के लिए गया था, लेकिन उसकी नजर में वह कई घंटों जैसा था, क्योंकि एक्सिस मुंडी में समय अलग तरीके से बहता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि वहां कई अज्ञात टाइटन्स छिपे हुए हैं, इसलिए वह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। शॉ जब पिछली बार का जिक्र करता है तो वो उस पल की बात कर रहा होता है जब उसने खुद को बलिदान कर दिया था ताकि बाकी लोग बच सकें। और आगे पूरे एपिसोड में कई बार ऐसा लगता है कि शॉ को अपनी जान की परवाह नहीं है, जैसे वो अपने पुराने अपराध का प्रायश्चित कर रहा हो, क्योंकि अतीत में वह केइको को एक्सिस मुंडी में गिरने से नहीं बचा पाया था। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि वह शायद मरना ही चाहता है। अब एक दिलचस्प बात यह है कि सीरीज के पहले सीजन से ही इन 3 मेन कैरेक्टर्स के बीच एक अजीब सी थ्रिपल एनर्जी थी। अब वर्तमान में बिल रैंडा की मौत हो चुकी है, जिससे शॉ और केइको के फिर से करीब आने का रास्ता खुल गया है। लेकिन यहां एक समस्या है, उनके बीच अब बहुत बड़े उम्र का अंतर है। देखना दिलचस्प होगा कि शो इस रिश्ते को कहां लेकर जाता है। आगे इस एपिसोड में स्टोरी वापस से वर्तमान में शिफ्ट हो जाती है, और इस समय हमें पता चलता है कि एक स्कारैब चुपके से मोनार्क के जहाज पर आ गया है। ये स्कारैब टाइटन एक्स का सेवक है और उससे सिम्बायोटिक संबंध में रहता है। जब उसे खतरा महसूस होता है तो टाइटन एक्स उसे बचाने के लिए लौटता है। आगे एक छोटे से सीन में हमें टाइटन एक्स समुद्र में तैरते हुए दिखाया जाता है, तो ये साफ हो जाता है कि यह नया टाइटन गॉडजिला जितना विशाल है, यानी
इसे रोकने के लिए शायद कॉन्ग और गॉडजिला दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब जब वर्डुगो मर चुका है तो जहाज पर टिम सबसे उच्च रैंक वाला अधिकारी बन गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह इस स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। शो शायद यहां धीरे धीरे यह सेटअप बना रहा है कि कैसे केइको मोनार्क की कमान संभालेगी, क्योंकि शॉ भी एक तरह से लूज कैनन है, बहुत खतरनाक और अनियंत्रित। अब केइको ही वह वैज्ञानिक है जो समझदारी से निर्णय ले सकती है। शॉ चेतावनी देता है कि अगर टाइटन एक्स को नहीं रोका गया तो एक और जी डे हो सकता है। जी डे वही घटना थी जब पहली गॉडजिला फिल्म में टाइटन्स ने दुनिया को तबाह कर दिया था। हालांकि सच ये है कि उस समय गॉडजिला इंसानों से नहीं, म्यूटोस से लड़ रहा था। म्यूटोस का पूरा नाम मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, और यहां यह शब्द टाइटन एक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एपिसोड में आगे अकेला स्कारैब मोनार्क के एक तकनीशियन को मार देता है, और यह सीन हमें बताता है अगर एक छोटा स्कारैब इतना खतरनाक है तो पूरी सेना क्या करेगी। अब इसी बीच हमें गांव के उत्सव का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां लोग टाइटन एक्स के लिए बलि चढ़ाते हैं। लोग रहस्यमय पोर्टियन पीते हैं, नशे की हालत में ऑल्टर के आसपास इकट्ठा होते हैं और टाइटन एक्स के आने का इंतजार करते हैं। उनकी उम्मीद होती है कि या तो टाइटन एक्स उन्हें खा जाएगा या स्कारैब्स। एपिसोड का अंत एक बड़े क्लिफहैंगर पर होता है। अतीत में टाइटन एक्स गांव में आता है, अपने साथ स्कारैब्स की पूरी सेना लेकर। संकेत यह भी मिलता है कि स्कारैब्स की असली विशाल सेना अभी भी एक्सिस मुंडी में फंसी हुई है। अगर वह सेना भी बाहर आ गई तो टाइटन एक्स लगभग अनस्टॉपेबल फेनर्स हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।